So hey guys, this is Ravashni and you are watching It is Teacher YouTube channel. So without wasting our valuable time, let's start this video. So guys, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर और 14 के ऊपर. सो क्वेश्चन नंबर जो 13 है उसमें बोला गया है कि सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुजों के समुच्चय ए में कोई एक समुच्चय है जिसमें समस्त बहुभुज आते हैं और जहां एक संबंध दे रखा है जहां बोला गया है कि P1 और P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है, यानी कि जो बहुभुज P1 है उसकी भुजाएं भी उतनी है जितनी कि P2 बहुभुज की भुजाएं हैं. ठीक है, प्रकार से परिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध है. हमें दर्शाना पड़ेगा कि तुल्यता संबंध है ये. ठीक है, उसके बाद एक अगला केस दे रखा है कि 3, 4 व 5 लंबाई की भुजाओं वाले एक समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय A के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए कि उस समुच्चय में कौन से अवयव आएंगे. समझे कि 3, 4 व 5 लंबाई की भुजाओं वाला एक ऐसा समकोण त्रिभुज है जिससे संबंधित एक समुच्चय A है जिसमें सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात करना है हमें. अर्थात कि 3, 4 व 5 लंबाई की भुजाओं वाला एक समकोण त्रिभुज बताया गया है और बोला गया है कि इससे संबंधित समुच्चय A है उसमें सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात करना है. ठीक है, तो पहले ऊपर वाले केस को देख लेते हैं. अब हमें एक समुच्चय दे रखा है A, इसमें हम क्या लिखेंगे कि समस्त बहुभुज जो समस्त बहुभुज हैं उन्हीं का तो समुच्चय है वो समस्त बहुभुज. ठीक है, अब एक यहां पे हमको एक जो है संबंध दे रखा है जो कि है आपका P1, P2 स्लैश P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है. ठीक है, ऐसे करके एक समुच्चय A है जिसके बारे में एक संबंध R हमको बताया गया. चूंकि समुच्चय A में वो सभी बहुभुज आएंगे जिसके बारे में बोला गया है कि अर्थात P1 तथा P2 बहुभुज की जो भुजाएं हैं वो समान है. तो आइए अभी सिद्ध करके दिखा देते हैं कि ये एक तुल्यता संबंध है. तो सबसे पहले बात करेंगे स्वतुल्य की. अब माना कि कोई P1 बहुभुज है जो कि समुच्चय A से बिलोंग करता है. तो यदि मैं बोलूं कि P1, P1 क्या वो जो बहुभुज P1 है वो अपने स्वयं के बहुभुज की संख्याओं के बराबर होगा या नहीं होगा. यानी कि एक बहुभुज है जिसकी भुजाएं मान के चलो 5 है. ठीक है, और मैं बोलूं कि उसका नाम P1 है और उसी की तुलना कर दूं P1 उसी के दूसरे रूप से जिसका नाम भी P1 है और उसकी भुजाएं भी समान है. तो भुजाएं तो समान है ही ना, नाम ही समान है, आपका नाम भी समान भुजाएं भी समान. तो क्या ये संबंध R से परिभाषित होगा? जी बिल्कुल होगा. ठीक है, अतः ये क्या संबंध है? ये हमारा स्वतुल्य संबंध के लिए हम लिख देंगे कि यह एक स्वतुल्य संबंध है. ठीक है, अब हम आ जाते हैं सममित के ऊपर. सममित में क्या बोला गया है कि मान के चलो मैं बोलूं कि P1, P2 ये कोई दो बहुभुज हैं जो कि समुच्चय A से बिलोंग करते हैं, समुच्चय A के अंतर्गत आते हैं. ठीक है, अच्छा, और P1, P2 आपका यदि R से बिलोंग करता है, P1, P2 जो है वो यदि R से बिलोंग करता है आपका, तो क्या P2, P1 जो है वो R से बिलोंग नहीं करेगा? जी बिल्कुल करेगा. आपने केवल उनको क्रम जो है उनका क्रम उसी को तो अदला बदली कर दिया है, जो आगे है उसको पीछे और जो पीछे है उसको आगे कर दिया है, इतना ही तो करा है. इसीलिए ये जो संबंध होगा वो सममित संबंध भी हमारा कहलाएगा. हम यहां लिख देंगे यह एक सममित संबंध है. ठीक है, अब हम आ जाते हैं संक्रामक के ऊपर. संक्रामक. ठीक है, अब यदि मैं बोलूं कि P1, P2 और P3 ये कोई 3 बहुभुज हैं जो कि समुच्चय A से बिलोंग करते हैं. अब चूंकि देखो हम लोग जानते हैं कि संक्रामक संबंध को सत्यापित करने के लिए हमको कोई ना कोई 3 जोड़े 3 पेयर लेने पड़ते हैं, 3 युग्म लेने पड़ते हैं. तो इसके लिए 3 युग्म कब बनेंगे? जब हमारे पास 3 बहुभुज होंगे. तो हम 3 बहुभुजों को मान के चलेंगे. तो हमने माना
कि यदि P1 P2 P3 समुच्चय ए से बिलोंग करते हैं और मैं बोलूँ कि P1, P2 जो है वो संबंध R से बिलोंग करते हैं, ठीक है, यानी P1 और P2 की जो भुजाएं हैं वो समान हैं और P2, P3 जो है वो भी संबंध R से बिलोंग करते हैं, मतलब P2 और P3 की जो भुजाएं हैं वो भी समान, यानी कि P1 P2 की भुजाएं समान और जो P2 की भुजाएं हैं वो ही P3 की भुजाएं हैं। तो इसका अर्थ क्या हो गया कि जो भुजाएं P1 की हैं वही भुजाएं आपकी P3 की कहलाएंगी। अतः ये क्या हो जाएगा कि P1, P3 इज बिलोंग टू R। अतः ये कैसा संबंध हो गया, ये आपका संक्रामक संबंध कहलाएगा। हम यहाँ लिख देंगे कि यह एक संक्रामक संबंध है, ठीक है, यह एक संक्रामक संबंध है। अच्छा, अब इसके बाद में एक दूसरा केस यहाँ पे हमको बोला गया है कि 3, 4 व 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से, अर्थात एक समकोण त्रिभुज है जिसकी भुजाएं आपकी 3, 4 और 5 है, लंब, आधार और कर्ण, ठीक है, से संबंधित समुच्चय ए, यानी उस समकोण त्रिभुज से संबंधित एक समुच्चय ए है जिसके सभी अवयवों का समुच्चय हमें याद करना है। यानी इस समकोण त्रिभुज के जो समुच्चय ए है उससे संबंधित, या मैं बोलूं उस समुच्चय ए के सभी अवयवों का एक हमें समुच्चय बनाना पड़ेगा। तो एक बात बताओ कि अगर मुझे एक समकोण त्रिभुज दे रखा है 3, 4, 5 भुजाओं वाला, तो अगर मैं कोई बिंदु निकालूं जो कि समकोण त्रिभुज से ही संबंधित है, तो क्या वो समकोण त्रिभुज नहीं कहलाएगा? बिल्कुल कहलाएगा। इससे पहले वाला क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 12 हमने सॉल्व करा था, उसमें हमने क्या देखा था कि वहां पे जो T1 और T2 जो त्रिभुज थे, सॉरी T1 और T3, ठीक है ना, जो त्रिभुज थे वो आपस में कैसे थे? आपस में संगत भुजाओं को प्रदर्शित कर रहे थे, अर्थात कि उनका जो भुजाएं थी वो एक दूसरे के 1/2 रूप अनुपात से संबंधित थी। समझ रहे हो ना? जो T1 और T3 जो त्रिभुज थे उनकी भुजाओं में 1/2 अनुपात दिखाई दे रहा था। इसका मतलब वो दोनों ही एक दूसरे से संबंधित थे। तो तुमने वहां क्या देखा कि जो T1 की भुजाएं हैं वो भी 3, ठीक है, यानी लंब, आधार और कर्ण। उसी तरह से जो T3 आपका त्रिभुज था उसमें भी 3 भुजाएं दे रखी थी, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि यहां पे जो आपको एक त्रिभुज दे रखा है जिसमें यह बताया गया है कि 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए, अर्थात उस समुच्चय में जो भी अवयव आएंगे वो सभी समकोण त्रिभुज के अवयव ही कहलाएंगे। समझ में आती है बात? तो बस हम यहाँ पे नीचे लिख देंगे कि अतः जो आपका समुच्चय ए, आपका जो समुच्चय ए के सभी अवयवों वाला समुच्चय होगा उसमें आपके समकोण त्रिभुज ही आएंगे, ठीक है। इसको जरा लिख देते हैं। अतः 3, 4 व 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज, लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित 3, 4, 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए में त्रिभुजों का समुच्चय होगा या आएगा, ठीक है। यानी उस जो समुच्चय होगा उस समुच्चय में जो समकोण त्रिभुज होंगे उनका ही समुच्चय या उसके ही अवयवों का समुच्चय वो बनेगा, ठीक है। तो ये होता है क्वेश्चन नंबर 13। अब चलते क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। सो गाइस, ये है क्वेश्चन नंबर 14 जहां बोला गया है कि मान लीजिए कि XY एक तल है, उसमें स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय L है, समस्त रेखाओं का समुच्चय L है और L में एक संबंध R दिखाया गया है जहां बताया है कि L1 समांतर है L2 की, यानी कि दो रेखाएं जब आप लोगे तो उसमें जो पहली रेखा L1 है वो दूसरी रेखा L2 के समांतर है, ठीक है। द्वारा परिभाषित संबंध R है और सिद्ध कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध है, ये हमें सिद्ध करना है। और नीचे एक छोटा सा क्वेश्चन और दे रखा है कि रेखा Y बराबर
2x + 4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात करना है। यानी कि ये जो रेखा हमको दे रखी है, ये वाली, इस रेखा से संबंधित जितनी भी रेखाएं होंगी उनका एक समुच्चय हमें बनाना होगा और उसको बताना पड़ेगा। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहां पे हमें जो समुच्चय दे रखा है, मान के चलो कि पहले तो कोई एक एक्स वाई प्लेन है, हमारा एक्स और वाई प्लेन है हमारे पास में। अब इस प्लेन में जितनी भी रेखाएं हैं उसका एक समुच्चय हमको एल दे रखा है, ठीक है। एल क्या है? समस्त रेखाओं का समुच्चय, समस्त रेखाओं का समुच्चय। अब यहाँ पे जो समस्त रेखाओं का समुच्चय उसके बाद हमको एक रिलेशन दे रखा है आर, जहाँ पे L1, L2 जो है, L1 समांतर है, क्या दे रखा है? L1 समांतर है L2 की। तो इस तरीके से हमको एक रिलेशन दे रखा है। तो देखो, अगर कोई एक लाइन में खींचूं, इस एक्स वाई प्लेन पर अगर मैं कोई एक लाइन खींचूं, जैसे लेट सपोज कि ये कोई एक लाइन हो गई इस तरीके से L1 और ये हो गई आपकी लाइन L2, ठीक है। ये जो लाइन है वो आपकी L1 है और ये वाली जो लाइन है वो आपकी L2 है, सही है। तो इस तरीके से कोई दो रेखाएं होंगी जिसके बारे में संबंध हमको बताया गया। अब हमको बस ये प्रूफ करके दिखाना है कि ये एक तुल्यता संबंध है, सही है। तो पहले आ जाते हैं स्वतुल्य के ऊपर। स्वतुल्य संबंध, तो स्वतुल्य में क्या होगा? अगर मैं बोलूं कि कोई L1 रेखा है जो कि समुच्चय L से बिलोंग करेगी, ये तो कोई समुच्चय है नहीं यहाँ पे, समुच्चय L से बिलोंग करेगी, और यदि मैं उसके बाद ये बोलता हूं कि क्या L1 जो है क्या खुद के ही समांतर होगी? भाई L1 क्या है? सॉरी, R। L1 क्या है? L1 बिलोंग टू R, और R बोलता है कि यहां इस ब्रैकेट में जब आप दो रेखाओं को लोगे तो वो दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी, ठीक है। तो जब दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं, अब चूंकि हमको पता है दोनों रेखाएं क्या है? L1 है, और अगर मैं बोलूं कि ये L1 है और इसी के ऊपर अगर एक रेखा और खींच दूं तो क्या दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर नहीं होंगी? बिल्कुल होंगी। इसका अर्थ क्या हो गया कि यह एक स्वतुल्य संबंध है, ठीक है। यह एक स्वतुल्य संबंध है। अब हम आते हैं सममित के ऊपर। सममित, ठीक है। तो सममित में यदि अगर मैं बोलूं कि L1, L2 कोई दो रेखाएं हैं जो कि समुच्चय L से बिलोंग करती हैं, जो रेखाओं का समुच्चय है उस L से बिलोंग करती हैं। अच्छा, अब उसके बाद मैं बोलूं कि L1, L2 कोई दो रेखाएं हैं L1 और L2 जो कि संबंध R से परिभाषित होती हैं, यानी L1 जो है वो L2 के, यहाँ देखिए L1 जो है वो L2 के समांतर है, ठीक है। तो क्या अगर मैं इसके विपरीत लिख दूं कि L2 जो है वो L1 के समांतर है, तो क्या वो बात सत्य नहीं होगी? जी बिल्कुल होगी, क्योंकि L1 अगर L2 के जो समांतर है तो L2 भी L1 के समांतर होगी, ये L2 भी जो है वो L1 के समांतर होगी। अतः हम लिख देंगे कि यह एक सममित संबंध है, ठीक है। अब हम चलते संक्रामक की ओर। संक्रामक संबंध, तो यदि मैं बोलूं कि L1, L2 और L3 कोई तीन रेखाएं हैं जो कि समुच्चय L से बिलोंग करती हैं, ठीक है। अब मान के चलो कि L1 और L2 ये दो रेखाएं थी, तो कोई तीसरी रेखा मैंने मान ली कि इसके बीच में या इधर या कहीं दूरी पर या इस साइड किधर भी हो सकती है, वो मैंने मान ली कि यहाँ पे कोई L3 लाइन है, सही है। वो L3 लाइन मैंने यहाँ पे मेजर कर ली। आप कुछ भी समझ लो, मान सकते हो, अंदाजा लगा सकते हो, इधर साइड भी हो सकती है और इधर साइड भी हो सकती है। अब चूंकि इसने XY प्लेन बोला है, XY प्लेन बोला, ना धनात्मक बोला ना ऋणात्मक बोला, तो आप किसी भी ओर ले सकते हो, ठीक है। लेकिन अपनी सुविधा की दृष्टि से जो आपकी कॉपी में एग्जाम बुक में जब लिखोगे अच्छा लगता है, वो इधर की साइड लिखना ज़्यादा अच्छा लगता है, तो आप इधर की साइड उसको ले सकते हो। तो L1, L2 और L3 कोई तीन रेखाएं जो कि समुच्चय L से बिलोंग कर रही है, और यदि मैं बोलूँ कि L1, L2 जो है वो संबंध R से बिलोंग करता है, और L2, L3 जो वो भी संबंध R से बिलोंग करती है, यानी कि L1 L2 के समांतर है। जैसे कि मैं बोलूँ कि L1 L2 के समांतर है और L2 जो है वो L3 के समांतर है, तो क्या L1 सीधे ही सीधे L3 के समांतर नहीं हो जाएगी? L1 जो है वो सीधे सीधे L3 के समांतर नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। अतः हम क्या लिखेंगे कि L1, L3 इस R से संबंध दिखाएगा, और नीचे लिख देंगे कि यह एक संक्रामक संबंध
है, ठीक है। अब चूंकि क्वेश्चन में हमसे बोला था कि हमको ये सिद्ध करके दिखाना है कि यह एक तुल्यता संबंध। अब चूंकि स्वतुल्य, सममित और संक्रामक, जब ये तीनों केस फॉलो हो जाते हैं उस कंडीशन में हम बोलते हैं कि वो जो संबंध होगा दिए गए समुच्चय के लिए एक तुल्यता संबंध कहलाएगा। अतः ये कैसा संबंध रहा, हम नीचे लिख देंगे कि अतः यह एक तुल्यता संबंध है, ठीक है, इस तरीके से। तो क्वेश्चन का जो पहला केस था वो फॉलो होता है। अब इसमें दूसरा जो क्वेश्चन हमसे बोला गया था, दूसरे क्वेश्चन में हमसे बोला था कि एक रेखा दे रखी है y बराबर 2x + 4, उससे संबंधित जितनी भी रेखाएं हैं उनका समुच्चय में ज्ञात करना पड़ेगा। तो पहले तुम ये समझते हैं कि वो जो रेखाएं होंगी वो दिखेंगी कैसे भाई, तभी तो तुम उस समुच्चय का अनुमान लगा सकते हो। तो मैंने मान के चलो, मैंने यहाँ पे एक XY प्लेन खींच लिया, ये x हो गया, ये y हो गया, ठीक है। और मैंने बोला कि एक लाइन इस तरीके से जा रही है। तो आप लोगों ने एक जो सरल रेखा का समीकरण होता है पढ़ा होगा, y = mx + c। यहां पर आपका जो m होता है वो इसकी ढाल होती है, मीन्स स्लोप होता है, ठीक है। और स्लोप क्या चीज़ होती है, अगर मैं इस लाइन को थोड़ी सी एक्सटेंड करूं यहाँ पे और आगे की ओर, तो तुम देखोगे कि यहाँ मान के चलो, मैं मानता हूँ ये पॉइंट A हो गया, ये पॉइंट B हो गया, ये पॉइंट C हो गया, सही है। और यहाँ पे जो एंगल आएगा मान के चलो वो थीटा है, तो इस एंगल को यदि मैं टेंजेंट में बिलोंग कर दूं, यानी कि टेन थीटा बना दूं, इसको टेन को हिंदी में बोलते हैं स्पर्श ज्या, ठीक है। टेन को हिंदी में क्या बोलते हैं, साइन बोली जाती है ज्या, कॉस को बोला जाता है कोज्या, और जो आपकी टेन होती है उसको बोली जाती है स्पर्श ज्या, ठीक है। तो टेन थीटा जब मैं इसको लिखूंगा तो टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, यानी AB/BC, ठीक है, AB/BC। तो AB की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, देखो ये जो है, एक सेकेंड, ये आपका x तल है और ये आपका y तल है, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। ये आपका x तल है, x दिशा हो गई, ये आपकी y दिशा हो गई, ठीक है। अब AB/BC आता है। अब जो कि AB क्या है, ये वाली दिशा है, तो यहाँ पे जब आप इस दिशा को मेजर करोगे तो ये जो वैल्यू आएगी ये वाली, ये आएगी y। तो tan थीटा = y और BC होगा ये हो कहलाएगा x, ठीक है, x। तो अगर यहाँ पे m जो है वो ढाल है, और यहाँ से अगर मैं ढाल निकालने की कोशिश करूँ इस समीकरण से, तो यदि मैं c है, c को कांस्टेंट है, कुछ देर के लिए इसको इधर भेज देते हैं, y - c अपॉन में, अब यहाँ पे ये गुणा कर रहा है, इधर जाएगा भाग कर देगा भाग, तो ये हो गया m। तो ये भी आपकी ढाल होती है और ये भी आपकी ढाल होती है। अगर मैं बोलूँ c = 0, यहाँ देखो, अगर मैं बोलूँ, थोड़ा दोबारा समझा देता हूँ, यहाँ से जब मैंने पक्षांतर करके m की वैल्यू निकाली तो कुछ ऐसी वैल्यू आएगी, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि यदि c = 0 है तो आपका यहाँ से इस वाले समीकरण से क्या आएगा, y/x = m, क्या यही आएगा। और जब इस वाले दोनों समीकरणों को मैं आपस में तुलना करूँगा, इन दोनों समीकरण की यदि मैं आपस में तुलना करूँगा तो tan थीटा बराबर मुझे क्या मिलेगा, m। अतः आपकी m जो होती है वो ढाल होती है, यानी कि थीटा क्या होगा, tan इनवर्स m, यही तो होगा थीटा। यानी कि अब जरा बात समझना, मैंने थीटा = tan इनवर्स m क्यों दिखाया तुम लोगों को, ठीक है। जरा देखो, अगर मैं थीटा की वैल्यू चेंज कर देता हूं, मान के चलो कि यहाँ पे जो थीटा था वो 45 डिग्री था, 45 डिग्री आपका थीटा था, और यहाँ पे जो थीटा है अगर मैं उसको दूसरी लाइन बनाऊं और यहाँ पे उसकी जो वैल्यू है उसे ऐसे बना दूं, यानी इसी लाइन को मैं ऐसे ड्रॉ कर दूं। पहले ये लाइन ऐसी थी, मान के चलो ये L1 लाइन है, और अब ये जो लाइन है L2 है वो मैंने ऐसे ड्रॉ कर दी। तो यहाँ पे अब ये जो थीटा आया है ये वाला, मान के चलो ये थीटा था और ये थीटा डैश है, तो थीटा से थीटा डैश चेंज हो गया। तो तुमने एक चीज़ देखी, क्या L1 लाइन L2 के समांतर है, बिल्कुल नहीं। L1 लाइन जो है वो L2 के समांतर नहीं है। लेकिन क्यों समांतर नहीं है, क्यों, क्योंकि तुमने यहाँ पे जो इसका थीटा था, यानी इसकी जो ढाल थी उसे छेड़ दिया। टेन, अब भाई थीटा की वैल्यू चेंज करोगे तो tan इनवर्स m की वैल्यू चेंज हो जाएगी, या ऐसे बोल लो कि थीटा की वैल्यू चेंज करोगे तो tan थीटा की वैल्यू चेंज हो, जब tan थीटा की वैल्यू चेंज हो जाएगी उसी तरीके से m की वैल्यू चेंज हो जाएगी। और जब m की वैल्यू तुमने चेंज कर दी तो ये वाला जो समीकरण था आपका y = mx + c, इस समीकरण में जो ढाल होगी उसे चेंज कर दिया। और ढाल क्या होती है, जैसे अगर ये कोई एक ढाल, समझो ढाल क्या होता है, अगर ये कोई एक क्षैतिज तल है, ये आपकी ज़मीन है और यहाँ पे आपकी कोई एक दीवार लगी हुई है, और वहाँ पे तुमने इस तरीके से कोई एक लकड़ी या डंडा कुछ खड़ा कर दिया, स्टिक खड़ी कर दी, ठीक है, तो वो ज़मीन के साथ जो एंगल बनाएगी वो तुम्हारा ढाल कहलाता है। समझ में आई बात। ये आपका लंब, ये आपका होता है आधार, और ये बनती है कर्ण, ठीक है। अगर मैं इस ढाल को चेंज कर दूं, यानी वो जो लकड़ी ऐसे रखी हुई थी उसको ऐसे कर दूं या और झुका दूं, अर्थात मैं यदि उस लाइन को कुछ ऐसे करके बढ़ा दूं, यानी ऐसे कर दूं,
या उसे कुछ ऐसे कर दूं, तो जो थीटा है वो यहाँ कुछ अलग है, थीटा डैश होगा, और इस कंडीशन ऊपर वाली कंडीशन थीटा जो है वो थीटा डबल डैश हो जाएगा। तो थीटा चेंज हो गया, अर्थात उसकी ढाल चेंज हो गई। जब उसकी ढाल चेंज हो गई तब इस लाइन के समांतर ना तो ये लाइन रही ना ही ये लाइन रही। अर्थात यदि हमको कोई दी गई रेखा के समीकरण की समांतर कोई रेखा निकालनी है तो हमें उसकी ढाल को नहीं छेड़ना है, हमें उसकी ढाल से कुछ मतलब नहीं है, कुछ भी दे रखी हो हमें लिखी रहने देनी है। छेड़ना क्या है, उसके पीछे जो यहाँ पे जो कांस्टेंट दे रखा है सी, यहाँ पे जो कांस्टेंट दे रखा है सी, उसको हमको छेड़ना है। देखो इस तरीके से जो सरल रेखा का समीकरण होता है y = mx + c, यहाँ पे हमको क्या करना है, जो उसकी ढाल है उससे कुछ नहीं कहना, बस केवल जो c है उसकी वैल्यू अगर मैं चेंज करते चला जैसे 1 2 3 4 5 मैं रखते चला जाऊंगा ना, तो इस L1 रेखा जो पहली वाली रेखा हमको दी गई थी उसके समांतर कई सारी रेखा हमको प्राप्त हो जाएंगी। अर्थात हमने समझा कि हमको जो यहाँ पे ये जो चीज़ मैंने बताई है इतनी बड़ी, ये क्वेश्चन में नहीं लिखनी है, तो मैं समझाया है केवल कि किस तरीके से रेखाओं का समुच्चय बनेगा। ठीक है, तो नीचे हम फाइनल लाइन में क्या लिखेंगे, देखो अब मैंने यहाँ पे समझा, हमने यहाँ पे क्या समझा कि ढाल से हमको हाथ जो है नहीं लगाना है, हमें केवल उसकी जो वैल्यू होती है, कांस्टेंट होता है उसका, जो हम सी कहते हैं, उसको हाथ लगाना है और उसकी वैल्यू को चेंज करना है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि रेखा y = 2x + 4, यही वैल्यू तुमको दे रखी है, हाँ ये दे रखी है, इसकी तुलना y = mx + c से करने पर क्या प्राप्त हुआ हमको, m = 2 और c = 4, ये चीज़ें प्राप्त हुई हमको, m = 2 c = 4। चूंकि m जो ढाल है उसको हमें छेड़ना नहीं है, नहीं तो जो समांतर रेखा खींचनी है वो रेखा ही नहीं प्राप्त होगी हमें। तो हम क्या लिखेंगे कि अतः संबंधित रेखाओं का समुच्चय, संबंधित रेखाओं का समुच्चय आपका क्या कहलाएगा, y = 2x + c। इस वाली रेखा में यदि मैं c का मान परिवर्तित करते चला जाऊं तो मुझको बहुत सारी रेखाओं का जो समुच्चय प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं लिखूंगा कि अतः रेखा y = 2x + 4 की तुलना y = mx + c से करने पर m = 2 c = 4 प्राप्त हुआ। अतः संबंधित रेखाओं का जो समुच्चय है वो y = 2x + c समीकरण में या समीकरण से प्राप्त होता है। ठीक है, से प्राप्त होता है, जहां पे c क्या होगा, आपका नियतांक होगा। तो इतनी सी बात हमको क्वेश्चन में लिख देनी है और इस तरीके से हमारा समुच्चय ये जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस ये है क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें बोला गया है कि मान लीजिए कि समुच्चय 1 2 3 4 में एक संबंध r दे रखा है, जहां पे कुछ पेयर्स, कुछ युग्म, कुछ जोड़े हमें दे रखे हैं, द्वारा परिभाषित संबंध r है। निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। नीचे 4 हमको पॉइंट्स दे रखे हैं, उन 4 में से हमको सही उत्तर चुन के जवाब देना होगा। तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो हमको यहाँ पे एक समुच्चय ए मान लेते हैं, समुच्चय को ए दे रखा है, जहाँ पे इसकी वैल्यू 1 2 3 4, और यहाँ एक संबंध r भी हमको दे रखा है, दैट इज 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 एंड 3 2। ठीक है, ऐसे करके कुछ संबंध, कुछ जोड़े हमको दे रखे हैं, तो हमको बताना होगा। तो फटाफट से चेक करते हैं। तो पहले चेक कर लेते हैं स्वतुल्य के लिए कि क्या ये स्वतुल्य है या नहीं है। तो स्वतुल्य में क्या होता है, बेसिकली किसी भी एक डिजिट को हम लेते हैं और उसके जोड़े की पुनरावृत्ति करते हैं, सॉरी उसी डिजिट की पुनरावृत्ति कर कर उस संबंध में उस पेयर को, उस जोड़े को ढूंढते हैं। अब जैसे मैं एक लेता हूँ, अब एक बिलोंग कर रहा है आपका समुच्चय ए से, लेकिन क्या 1 1 इस अवयव में इस संबंध में उपस्थित है? जी हाँ, 1 1 उपस्थित है। अगर मैं यहाँ 2 लेता तो 2 2 कहाँ है, उपस्थित है। 3 3 लेता वो भी है, 4 4 लेता तो वो भी उपस्थित है। अतः यह स्वतुल्य संबंध तो है, यानी स्वतुल्य तो ये है। ठीक है, सममित देखते हैं। सममित, तो सममित में क्या होता है, मैं कोई भी 2 अवयव चुनूंगा और उन दोनों अवयवों का जब मैं 2 अवयवों का पहले एक पेयर बनाऊंगा, वो चेक करूंगा, और उस पेयर का जब मैं विपरीत कर दूंगा, उस पेयर के अवयवों को विपरीत कर दूंगा, उसे फिर चेक करूंगा। तो मान के चलो कि मैं इसमें से किन्हीं 2 अवयवों को लेता हूं। ठीक है, जैसे मैंने लिया यहाँ पे कोई से आप 2 अवयव ले सकते हो, जैसे मैं लेता हूँ 1 2। ठीक है, तो 1 2 बिलोंग करता है अवयव ए से, लेकिन क्या संबंध से बिलोंग कर रहा है?
ऊपर वाला तो कर रहा था। देखो 1,2 आपका क्या संबंध आर में है, बिल्कुल है, लेकिन क्या 2,1 संबंध आर में है, जी नहीं, संबंध आर में दे ही नहीं रखा है कहीं पे 2,1, अतः यह आपका समय संबंध नहीं कहलाएगा। अब संक्रामक पे आते हैं, संक्रामक, ठीक है। तो मैं मान के चलता हूं कि यहाँ पे मैं 3 अवयव ले लेता हूं, 1, 3 और 2, ठीक है। ये तीनों अवयव समुच्चय ए से बिलोंग कर रहे हैं, भले इनका जो क्रम है, जो ऑर्डर है वो ऊपर नीचे है, लेकिन बिलोंग कर रहे हैं। तो क्या 1,3 जो है वो संबंध आर में उपस्थित है, देखो 1,3 उपस्थित है। क्या 3,2 जो है वो संबंध आर में उपस्थित है, जी हाँ वो भी उपस्थित है। और क्या 1,2 जो है वो भी संबंध आर में उपस्थित है, जी हाँ वो भी उपस्थित है। अतः क्या हुआ, ये संक्रामक संबंध कहलाए। अब यानी कि ऊपर दिए गए डिजिट में, ऑप्शंस में से हमको वो ऑप्शन चुनना होगा जो स्वतुल्य भी है और संक्रामक भी है, और लेकिन सम्मित नहीं है। तो देखो दूसरा वाला जो है उसमें स्वतुल्य भी है, संक्रामक भी है, लेकिन सम्मित नहीं है, अतः आपका जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो सही होगा, ठीक है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। सो गाइस, ये है क्वेश्चन नंबर 16। यहां बोला गया है कि मान लीजिए कि किसी समुच्चय n में, n समुच्चय कौन सा होता है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। प्राकृत संख्या कौन सी होती है, जो 1 से लेके अनंत तक जाती है, ठीक है, जिसमें 0 को हम काउंट नहीं करते हैं, 0 को हम नहीं मानते हैं, वो हमारी प्राकृतिक संख्या कहलाती है। में r बराबर a, b स्लैश a इज इक्वल्स टू b माइनस 2, लेकिन जहां कंडीशन दे रखी है एक कि b इज ग्रेटर देन 6। बहुत सारे बच्चे इस ऑप्शन को चुनने में यही गलती करेंगे कि वो इस वाले ऑप्शन को नजरअंदाज कर देंगे, लेकिन हमको इस ऑप्शन को ध्यान में, इस वाले पॉइंट को ध्यान में रखना है। द्वारा प्रदत्त संबंध आर है, निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। तो इनमें से किन्हीं एक पेयर का जो संबंध है वो इस वाले रिलेशन आर से होने वाला है, बस उसको हमें दिखाना होगा, ठीक है। तो देखो ए कौन सा है, आगे वाला, बी कौन सा, पीछे वाला। तो देखो 2 की वैल्यू यहाँ रखते हैं। पहले तो हमको क्या देखना पड़ेगा, पहले ये देखना पड़ेगा कि जो बी की वैल्यू है वो 6 से बड़ी होनी चाहिए। तो ऐसा कौन सा अवयव है, जोड़ा है जिसमें बी की जो वैल्यू है 6 से बड़ी है। तो देखो एक ये और ये, इन तीनों जो पॉइंट हैं, ऑप्शंस हैं, उन सब में बी की वैल्यू 6 से बड़ी है। अब चलो इसको चेक कर, इस पे चेक कर लेते हैं। तो 3 बराबर 8 माइनस 2, क्या ये सही आ रहा है, नहीं, 8 में से 2 घटाओगे 3 नहीं आएगा। यहाँ देखते हैं 6 बराबर 8 माइनस 2, क्या ये है, हाँ जी ये बिल्कुल सही है, ये सही हो सकता है। अब 8 में से 8,7, तो 8 बराबर 7 माइनस 2, क्या ये सही हो रहा, नहीं ये भी नहीं हो रहा। यानी कि 8 में से 2 घटाने पर 6 मिलेगा, यानी कि ये वाला ऑप्शन जो आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका जो है वो सही होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट होता है। सो गाइस, ये थी एक्सरसाइज 1.1। आशा करता हूँ आपको जो एक्सरसाइज 1.1 है उसका हर एक वीडियो आपको समझ में आया होगा। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं आपकी डाउट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। सो गाइस, अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपने बेस्ट फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ, जिन्हें चाहते हो कि वो भी एग्जाम में अच्छे मार्क्स से पास हो और आपके साथ वो भी किसी अच्छे कॉलेज में अच्छी जगह एडमिशन लें। सो गाइस, उन सभी दोस्तों को शेयर जरूर करना। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। मिलता हूं आपसे एक और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए